हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नवीद खान। वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन की जब बात आती है तो सबसे हम बेसिक टर्मिनोलॉजी से ही शुरुआत करेंगे। और एक बात मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जिसकी टर्मिनोलॉजी क्लियर है, जिसके कंसेप्ट क्लियर है, उसको जेनेटिक्स के किसी भी तरह के क्वेश्चंस, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरा पर्पस भी यही है कि हम सबसे बेसिक, सबसे इंटरेस्टिंग चीजों को अच्छे से समझें, अच्छे से ग्रास्प कर ले, और एक बार हमारे कंसेप्ट बन गए तो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द टर्म जेनेटिक्स। और ये जो टर्म जेनेटिक्स है दैट वाज कॉइन्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड बेटसन। तो बेटसन ने ये टर्म कॉइन किया। और जेनेटिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो जेनेटिक्स को हम कहते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट इज द स्टडी ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब बात आती है कि ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या है। तो इसके लिए एक सिंपल से बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन पेरेंट्स से प्रोजेनिस का फॉर्मेशन होता है। और पेरेंट्स से प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर पेरेंट्स अपने कैरेक्टर्स प्रोजेनी में ट्रांसमिट करते हैं। ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, इसी को हम कहेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अगर एक सिंपल एग्जांपल ले तो हम अपने पेरेंट्स और प्रोजेनी की जगह अपने आप को रख के देखें तो हमें अपने पेरेंट्स से अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स के जीन्स का ट्रांसफर हुआ। हाइट के जीन्स पेरेंट्स से प्रोजेनी को मिले, इंटेलिजेंस के जीन्स पेरेंट्स से प्रोजेनी को मिले, एंड डिफरेंट कैरेक्टर के जीन्स जो है पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर आते हैं। ये जो ट्रांसफर है, इस ट्रांसफर को ही हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। लेकिन यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जब पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है तो इस दौरान कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व है, हम देखेंगे आगे उनके बारे में डिटेल में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पेरेंट्स और प्रोजेनी एक दूसरे को एग्जैक्टली रिजेंबल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम अपनी बात करें या एक घर में एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो लोग जब उसको देखने आते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे इसकी नाक जो है इसके फादर की जैसी है, या इसकी आंखें जो है इसकी मदर की जैसी है। तो वो कुछ एक कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि ये तो इसके पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, बट व्हाट अबाउट अदर कैरेक्टर्स? दूसरे कैरेक्टर्स का क्या? तो ज्यादातर कैरेक्टर्स में हम देखते हैं कि पेरेंट्स और प्रोजेनीज में डिफरेंसेस आए हैं। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर तो हुआ है। इस ट्रांसफर को ही हमने क्या कहा है? इनहेरिटेंस। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान कुछ और ऐसी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं जो हम देखेंगे आगे। हमने जब सेल का टॉपिक पढ़ा है, सेल डिवीजन भी पढ़ा है, तो उसमें मियोसिस पढ़ा है। मियोसिस के दौरान इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर और ऐसी कई सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से पेरेंट्स से प्रोजेनीज में जब कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है तो इस दौरान पेरेंट्स और प्रोजेनीज में क्या डेवलप हो रहे हैं? डिफरेंसेस। और ये जो डिफरेंसेस पेरेंट्स और प्रोजेनीज के बीच में डेवलप होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। तो लेट्स रिवाइज वंस अगेन। जेनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये टर्म बेटसन ने कॉइन किया था। और जेनेटिक्स को हम कैसे डिफाइन किया? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस और वेरिएशन को समझने के लिए हमने सिंपल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की बात करी, जिसमें पेरेंट्स से प्रोजेनीज में कैरेक्टर का ट्रांसफर हुआ। ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर हुआ इसको हमने क्या कहा? इनहेरिटेंस। लेकिन हमने देखा कि इस दौरान कई सारे क्या डेवलप हो रहे थे? डिफरेंसेस। इन डिफरेंसेस की वजह से पेरेंट्स और प्रोजेनी एग्जैक्टली एक दूसरे को रिजेंबल नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में एक डिग्री ऑफ डिफरेंस डेवलप हो रहा है, और इसी को हमने क्या नाम दिया? वेरिएशन। ओके, इनहेरिटेंस के लिए हम कहते हैं कि इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी को हम अगर कैसे डिफाइन करें तो इट इज द सम टोटल ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन
दैट इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल के अंदर जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, अगर उसका हम टोटल कर दे तो वो उसकी क्या बन जाती है, हेरिडिटी बन जाती है। और सम टोटल ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन से हमारा क्या मतलब है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं जीन्स की। इसका मतलब एक इंसान के पास अगर हाइट का कैरेक्टर है तो उसके पास हाइट के जीन्स भी होंगे, उसके पास अगर कलर ऑफ स्किन है तो कलर ऑफ स्किन के जीन्स भी होंगे, उसकी अपनी जैसी इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से इंटेलिजेंस के जीन्स भी होंगे। तो ये जो सारे जीन्स हैं, जीन्स फॉर हाइट, जीन फॉर कलर ऑफ स्किन, जीन फॉर इंटेलिजेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अगर हम इन सब का टोटल लगा ले तो वो उस इंडिविजुअल की क्या बन जाएगी, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी को हमने वंस अगेन कैसे डिफाइन किया, इट इज द सम टोटल ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। और जैसी उसकी हेरिडिटी होगी वैसे ही उसके कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है ना। अगर जीन फॉर हाइट, हाइट अगर उसकी ज्यादा हाइट की जीन्स हैं तो उसकी हाइट ज्यादा होगी। अगर उसके जीन्स फॉर कलर, फेयर कलर के जीन्स हैं तो उसकी स्किन कलर फेयर होगा। अगर उसके जीन्स फॉर इंटेलिजेंस, वो ज्यादा इंटेलिजेंस के लिए होंगे तो उसका आईक्यू ज्यादा होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी तक हमने कितने टर्म्स डिस्कस कर लिए, जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, पेरेंट्स, प्रोजेनीज एंड हेरिडिटी। हेरिडिटी को हमने क्या कहा, इट इज द सम टोटल ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और सम टोटल ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब उसके अंदर जितने भी जीन्स हैं अगर उसका हम समेशन कर देंगे तो वो उसकी क्या बन जाएगी, हेरिडिटी बन जाएगी। अब बात आती है कि जीन, ये जीन क्या है, ठीक है। तो जीन को समझने के लिए एक सिंपल कंसेप्ट हम देखते हैं। हम सभी ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा होगा, आगे हम पढ़ेंगे भी इस टॉपिक के बारे में। तो बेसिकली जीन क्या है, अगर वापस हम हेरिडिटी वाली डेफिनेशन में जाए कि इट इज द सम टोटल ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या दूसरे शब्दों में कहें तो इट इज द सम टोटल ऑफ द जीन्स, तो सारे जीन को मिलाकर हेरिडिटी बन रही है। तो इसका मतलब है कि उस हेरिडिटी का जो बेसिक यूनिट होगा वो कौन होगा, जीन। तो जीन को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या होगा, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ओके, ठीक है। केमिकली अगर आपसे पूछा जाए कि जीन क्या है तो इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का एक सेगमेंट है जो अपने अंदर एक प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन कोड करता है। आगे हम देखेंगे जब हम जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, केमिकली इट इज मेड अप ऑफ डीएनए। और अगर हम इसको फिजिकली ढूंढने जाए किसी सेल में कहां मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा एक क्रोमोसोम के पर। और उस क्रोमोसोम के ऊपर जीन ऐसा नहीं कि कहीं भी रैंडमली प्रेजेंट होगा, हर जीन की एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर एक फिक्स पोजीशन होती है और उस फिक्स पोजीशन को ही उस जीन की लोकस कहा जाता है। ओके, तो जीन क्या हुआ, जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। केमिकली जीन किस चीज का बना हुआ है, केमिकली इट इज मेड अप ऑफ डीएनए। फिजिकली जीन कहां पर सिचुएटेड होगा, ऑन क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम पे क्या वो रैंडमली लोकेटेड होगा, नहीं, उसकी अपनी एक फिक्स पोजीशन होगी जो उसकी लोकस कहलाती है। ओके, क्रोमोसोम के बारे में और बहुत सारी डिटेल है जो हम आगे देखेंगे। और क्रोमोसोम्स की अगर अनइक्वल आर्म्स होती है तो शॉर्ट आर्म को पी या पेटिट आर्म भी कहा जाता है और लॉन्ग आर्म को क्यू या क्यू आर्म भी कहा जाता है। एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज टेलोमियर। और ये जो पोजीशंस है जहां पर जीन सिचुएटेड होंगे, इन पोजीशंस को क्या कहा जाता है, लोकस। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर को अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर को हम कह सकते हैं इट इज एनी एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऐसा कोई भी फीचर जिसको हम बाहर से देख सके, बाहर से उसको नाप सके, मेजर कर सके। तो एनी एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इट्स कैरेक्टर। ठीक है, एग्री। एनी एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज कैरेक्टर। जिसको अपन बाहर से देख सकते हैं, जिसको मेजर किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, कैरेक्टर कहलाता है। तो जैसे
मेंडल ने अपने प्री प्लांट में कितने कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे? 7 कैरेक्टर्स, जैसे कि सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पोट शेप, पोट कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेट्स टॉक अबाउट स्टेम हाइट। स्टेम हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। बाहर से हम एक्सटर्नली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी प्लांट का स्टेम हाइट ज्यादा है, किसी प्लांट का स्टेम हाइट कम है। तो ये जो एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल फीचर हो गया, जैसे यहाँ पर स्टेम की हाइट या फ्लावर की पोजीशन, क्या वो फ्लावर एक्चुअली सिचुएटेड है, क्या वो फ्लावर टर्मिनली सिचुएटेड है, ये सब क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल फीचर क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि कैरेक्टर अपने आप में एक न्यूट्रल एंटिटी होता है। न्यूट्रल एंटिटी का मतलब है कि जैसे मैंने कहा हाइट ऑफ ए पर्सन, इसका क्या मतलब हुआ? वो लंबा है या बौना है, उसकी हाइट बहुत कम है, आप बोलेंगे कुछ नहीं हुआ। हाइट ऑफ ए पर्सन आपने स्पेसिफाई नहीं किया, आपने बताया ही नहीं आगे कि उसकी हाइट कैसी है, वो टॉल है, बहुत लंबा है, या वो ड्वार्फ है, बौना सा है, या वो इंटरमीडिएट हाइट रखता है। तो जब कैरेक्टर की हम बात करेंगे तो याद रखिए कैरेक्टर इज अ न्यूट्रल एंटिटी। लेकिन जब आप कैरेक्टर को स्पेसिफाई करोगे कि वो कैरेक्टर कैसा है, जैसे स्टेम हाइट इज न्यूट्रल, स्टेम हाइट से हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि प्लांट इज टॉल, तो आप समझ गए कि कैरेक्टर तो हाइट है लेकिन उसमें भी वो ज्यादा लंबा है, उसकी हाइट ज्यादा है। और जब हमने कहा ड्वार्फ, तो इसका मतलब है कि उस प्लांट की हाइट जो है वो कम है। तो जब आप कैरेक्टर की बात कर रहे हो तो कैरेक्टर तो एक न्यूट्रल एंटिटी है, लेकिन जब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि कैरेक्टर जैसे स्टेम हाइट कैरेक्टर है और वो टॉल है या ड्वार्फ है, तो ये आप किसी कैरेक्टर के अल्टरनेट फॉर्म्स के बारे में बता रहे हो। और यही अल्टरनेट फॉर्म्स क्या कहलाते हैं? ट्रेट्स। तो व्हाट आर ट्रेट्स? ट्रेट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ट्रेट्स आर द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर। कैरेक्टर स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ क्या हो गए? ट्रेट्स। टॉल एंड ड्वार्फ क्या हो गए? फॉर्म्स। पोर्ट कलर इज कैरेक्टर, ग्रीन एंड येलो क्या हो गए? अल्टरनेट फॉर्म्स, ट्रेट्स, ठीक है। तो यहां पर याद रखिए कि वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर, कैरेक्टर इज न्यूट्रल। ट्रेट और फॉर्म स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कैरेक्टर कैसा है। तो जैसे अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं कि कैरेक्टर है स्टेम हाइट, ट्रेट या फॉर्म क्या हो जाएंगे? टॉल या ड्वार्फ, ठीक है। अब याद रखिए कि स्टेम हाइट अगर एक एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल फीचर है, एक कैरेक्टर है, तो इस स्टेम हाइट को कौन कंट्रोल करता होगा? उसका जीन, उसका एक जीन होता होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हाइट के जीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो जैसे कैरेक्टर न्यूट्रल होता है ना, वैसे जीन भी न्यूट्रल होता है। जैसे मैंने बोला जीन फॉर हाइट, इससे क्या मतलब हुआ? टॉलनेस का जीन बोला या ड्वार्फनेस का जीन बोला? कुछ भी नहीं बोला मैंने। एक्चुअली जिस तरह कैरेक्टर न्यूट्रल होता है उसी तरह जीन भी न्यूट्रल होता है। कैरेक्टर कैसा है उसको स्पेसिफाई करने पर हम बोलेंगे कि जैसे हाइट की बात कर रहे हैं तो टॉल है या ड्वार्फ है, तो आप बोलेंगे कि ये जो आपने बताया ये ट्रेट है, ये फॉर्म है। इसी तरह अगर हाइट के जीन की बात करेंगे तो वो तो अपने आप में न्यूट्रल होता है, लेकिन वो जीन टॉलनेस का है या ड्वार्फनेस का है, उसको जब हम स्पेसिफाई करेंगे तो ऐसा जीन क्या कहलाएगा? वो अलील कहलाएगा। अलील या अलील के लिए एक दूसरा टर्म भी हम यूज करते हैं, एलीलोमॉर्फ। और जैसे ट्रेट्स आर अल्टरनेट फॉर्म्स या एक्सप्रेशंस ऑफ ए कैरेक्टर, वैसे अलील्स आर अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन। जैसे जीन तो हाइट का हुआ या स्टेम हाइट का हुआ, लेकिन हम कहते हैं कि इसमें 2 अलील होते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब ये टर्मिनोलॉजी की भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे इसके बारे में कि ये कैपिटल क्या है, स्मॉल क्या है, डोमिनेंट और रेसेसिव क्या है, कोई क्यों डोमिनेंट है, कोई क्यों रेसेसिव है, इनका क्या मैकेनिज्म होता है, इनका क्या बेसिस होता है, ये सारा डिस्कशन हम आगे करेंगे, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको बातें समझ में आई, एक बार वापस ब्रीफली थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जेनेटिक्स है।
जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था? बेटसन ने। जेनेटिक्स को कैसे डिफाइन किया गया? इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। वेरिएशन क्या है? कि पेरेंट से प्रोजेनी के बीच में जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं तो सब कुछ एग्जैक्टली कॉपी नहीं होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस डेवलप होते हैं। इन डिफरेंसेस को ही जेनेटिकली क्या कहा जाता है? वेरिएशन। इनहेरिटेंस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी को कैसे डिफाइन किया? सम टोटल ऑफ द जीन्स और द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब एक इंडिविजुअल के अंदर के जितने भी जीन्स है उनका टोटल लगा दो तो वो उसकी क्या बन जाएगी? हेरिडिटी। ठीक है, तो अगर सारे जीन्स मिलाकर हेरिडिटी बन रही है तो इसका मतलब जीन को कैसे डिफाइन कर दिया हमने कहा कि जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, केमिकली जीन किस चीज का बना हुआ है? डीएनए का। फिजिकली कहां सिचुएटेड है? क्रोमोसोम के ऊपर। उसकी जो फिक्स पोजीशन होगी, जो उसका फिक्स एड्रेस होगा, जो फिक्स पता होगा जहां पर वो हमें मिलेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी? लोकस। अगला टर्म हमने क्या देखा? कैरेक्टर। कैरेक्टर को हमने कैसे डिफाइन किया? इट इज द एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सीड शेप, सीड कलर एंड सो ऑन। ठीक है, और मैंने यहां पर यह भी कहा कि कैरेक्टर अपने आप में एक न्यूट्रल एंटिटी होता है। कैरेक्टर हमें कुछ नहीं बता रहा, स्टेम हाइट से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है। लेकिन जब हमने स्पेसिफाई किया कि प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, तब हम उस कैरेक्टर के ट्रेट या फॉर्म की बात कर रहे हैं। और ट्रेट या फॉर्म को हमने कैसे डिफाइन किया? इज द अल्टरनेट एक्सप्रेशंस ऑफ ए कैरेक्टर, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर। ठीक है, तो जैसे अगर हम मेंडल के पी प्लांट की बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर सिलेक्ट किए, तो जवाब होगा 7। यस। और अगर ट्रेट या फॉर्म्स की बात करी तो 14 अल्टरनेट फॉर्म्स या ट्रेट्स उन्होंने पी प्लांट में सिलेक्ट किए थे। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछ रहा है? सिंपल सा आंसर होगा, 7 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। अगर कैरेक्टर्स पूछा जाएंगे तो 7, और अगर फॉर्म्स पूछे जाएंगे तो आंसर विल बी 14। ओके, कैरेक्टर फिर से एक बार न्यूट्रल एंटिटी होता है, उसको स्पेसिफाई करने वाला जो वर्ड है वो क्या है? ट्रेट या फॉर्म है। और कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन। हर कैरेक्टर को उसका जीन कंट्रोल करता है। तो जैसे कैरेक्टर के अल्टरनेट एक्सप्रेशंस होते हैं जिन्हें हम ट्रेट या फॉर्म कहते हैं, वैसे एक जीन के भी अल्टरनेट एक्सप्रेशंस होते हैं जिन्हें हम अलील्स या अलीलोमॉर्फ कहते हैं। जैसे कैरेक्टर इज हाइट, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर अलील्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। देखिए, हम सारा जो डिस्कशन कर रहे हैं बहुत सिंपल वर्ड्स में कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए। कोई भी आपका एग्जाम में जाके वाइवा नहीं लेने वाला है, कोई भी जाके आपसे ये पूछने नहीं वाला है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। आपको तो आंसर टिक करना है, और आंसर टिक करने के लिए आपको क्या चाहिए? कंसेप्ट चाहिए, आपको बेसिक आइडिया चाहिए। अब वो कंसेप्ट आपने हिंदी में बनाया हो, इंग्लिश में बनाया हो, अपनी लैंग्वेज में बनाया हो, किसी की भी लैंग्वेज में बनाया हो, दैट डजेंट मैटर। जब तक हम उससे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आराम से अपना स्कोरिंग कर सकते हैं, तब तक सब कुछ वैलिड है। ओके, तो द नेक्स्ट थिंग इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो फिनोटाइप या जीनोटाइप दोनों ही किसी कैरेक्टर को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी कैरेक्टर को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी कैरेक्टर को हम एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वो उस कैरेक्टर का फिनोटाइप कहलाए। कैसे? जैसे स्टेम की हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ, ये क्या हो गए? फिनोटाइप, क्योंकि इसको आपने बाहर से ही देख के बता दिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हाइट के जीन्स क्या है, एक अगर पी प्लांट अगर आपको दिया है और आपसे पूछा जाए कि ये दिखने में तो टॉल है फिनोटिपिकली, लेकिन इसके जीन्स बताइए, तो आप अगर थोड़ा अपन आपके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर बोले तो आप बोल सकते हैं अगर टॉल है तो हो सकता है उसके दोनों अलील कैपिटल टी हो, या हो सकता है एक अलील कैपिटल टी हो और एक अलील स्मॉल टी। तो यहां पर आपने ये जो अलील्स के फॉर्म में हाइट को जब बताने की कोशिश करी है, तो ये आप हाइट का क्या बता रहे हैं? जीनोटाइप। बात समझ में आई आपको? तो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दोनों ही क्या है? व्हाट आर दे? दे आर अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कैरेक्टर, दे आर अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अ कैरेक्टर। ये एक तरीका है किसी कैरेक्टर को बताने, समझाने, दर्शाने का।
फिनोटाइप में हम कैरेक्टर के बारे में बताएंगे एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, बाहर से देखकर। लेकिन जीनोटाइप की जब बात आएगी तब आप उस कैरेक्टर को डिफाइन करोगे इन टर्म्स ऑफ एलील्स, इन टर्म्स ऑफ जीन्स, इन टर्म्स ऑफ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर की जीन की बनावट, या हिंदी में अगर बोले तो आंतरिक जीन बनावट, उसके आधार पर, उसके बेसिस पर जब आप किसी कैरेक्टर को डिफाइन करोगे, एक्सप्लेन करोगे, तो वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज जीनोटाइप। ओके, तो इस लेक्चर को अभी हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी हमने आज टर्म्स डिस्कस किए हैं उनको आप रिवाइज करिए, इस लेक्चर को कोशिश करें, एक या दो बार 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 देखने की कोशिश करें, आपको चीजें समझ में आएंगी। ये इतने डिफिकल्ट नहीं है और मैंने इसको एक कॉमन लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।